अगर ये न्यूज़ और उनका एडिटोरियल है, उससे भी ज़्यादा बढ़ के आपको प्रतिदिन मेरी कुछ नया सिखाने की जो एक जिजीविषा है, ये वो है। तो हमेशा याद रखिएगा, हम प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं और इसी नएपन से आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यह केवल और केवल नॉलेज के बेस पे आप नहीं जीत सकते। अपने नॉलेज को प्यूरिफाई करके दूसरों से बेहतर बन के आप इस एग्ज़ाम में अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं। इसी बात के साथ आज क्या क्या टॉपिक है, जैसे आज हिंदू में आज आया हुआ है सिकल सेल चुनौती, यानी सिकल सेल का उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएट लिया। उसको लेकर के भारत में सिकल सेल बीमारी की चुनौती विषय पर चर्चा करूंगा। बट ये पूरी चर्चा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते होगी, ये जो यानी द हिंदू के एडिटोरियल में है, लेकिन इसके साथ मैंने अपनी तरफ से इसमें सिकल सेल का ही आधार लेते हुए भारत में डिजीज बर्डन क्या है, यानी आप देखोगे कि सिकल सेल को लेकर के सरकार की जो अप्रोच बताई गई इस टॉपिक में कि भाई 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है और 2047 तक हमें इस रोग को समाप्त करना है। तो यानी विकसित भारत जब हम बने तो हमारे उस विकसित भारत पर बीमारी का बोझ ना हो, डिजीज का बर्डन ना हो। ये लाइन यहां लिखी हुई है। अब मैंने उसी को पकड़ा और फिर आपके लिए टॉपिक निकाला कि डिजीज बर्डन क्या है। आज हम सीखेंगे बीमारी का बोझ क्या होता है और किसी भी इकोनॉमी पर कैसे ये नुकसान के रूप में आरोपित हो जाता है, और अगर हम उससे निकल जाते हैं तो किस प्रकार से आपकी जो डेवलप कंट्री बनने की जो इच्छा है वो समावेशिता के साथ आगे बढ़ेगी। इस विषय पर एक चर्चा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में शिक्षा स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड विषय दोनों को एक साथ इंटरलिंक करने जा रहा हूं। इसके साथ और भी बहुत कुछ डाउन टू अर्थ में आज आया हुआ है कि पाकिस्तान में कल 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। दिल्ली तक भी इसकी हल्की गूंज सुनाई दी। इसी विषय को लेकर के आज हम भूकंप विषय को लेकर के, यानी सब कुछ क्या है, क्यों आता है, इसको कैसे हम मापते हैं, सभी विषय हम लोग चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी अगर मेंस की बात करें तो सिलेबस का पार्ट ही है महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, जिसमें भूकंप एक भूभौतिकीय घटना है यानी इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। आज का जो सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक है, और आज के 3 टॉपिक ऐसे हैं जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बीच के रिलेशन को डेवलप कैसे किया जाए हमें सिखाएंगे, यानी कि हम विकास भी करें बट पर्यावरण का साथ साथ संरक्षण हो। 3 टॉपिक एक साथ अलग अलग मैं आपको देने जा रहा हूं, 2 इंडियन एक्सप्रेस से, एक है बिजनेस लाइन से। बिजनेस लाइन में आज आप सीखने जा रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी को कैसे हम ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ाएं। इसका मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले या हम कहें कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाने वाले जितने भी उद्योग हैं या इकोनॉमी का कोई भी सेगमेंट है, जब वो बैंक से ऋण के लिए, ऑब्वियस है कोई भी इंडस्ट्री तभी चल पाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर उधार चाहिए, ऑब्वियस सबको पैसा चाहिए, इनपुट के लिए सबको बैंक से ऋण चाहिए। तो ऐसे में वह ऋण महंगा कर दिया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के द्वारा दो, यानी जो मात्रात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये जो आप पढ़ते हैं उसमें इंटरवेंशन किया जाए और उसके माध्यम से हम क्या करें, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रीन बनाएं, यानी ग्रीन जीडीपी निर्मित करें। बड़ा ही गजब का टॉपिक है, कई जगह इसको जोड़ूंगा। तो आज हम इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और जीडीपी यानी संसाधनों को जुटाना और आर्थिक समृद्धि विषय पर आपसे बात करेंगे। लेकिन आज समृद्धि का जो विषय है वो ग्रीन जीडीपी होगा, और ग्रीन जीडीपी अगर है तो फिर एक टॉपिक इसी के साथ फर्स्ट यूनिट का जो पहले आपसे पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है और इसके डिटरमिनेंट क्या है। तो ये मैं आप लोगों को कई बारी पढ़ा चुका हूं, आप सबको ये रट भी गया होगा, लेकिन आज इसमें एक नया एलिमेंट डालने जा रहा हूं कि पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट में एक डिटरमिनेंट अब नया आ रहा है और वो है ग्रीन ग्रोथ, यानी हरित समृद्धि।
तो आज के बाद से यानी पोटेंशियल जीडीपी के जो भी बेस हैं उनमें एक आप और भी डालेंगे। और क्यों, तो ये हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी जरूरत है। विकास अगर पर्यावरण के साथ अलाइन नहीं है, संरेखित नहीं है, तो वह विकास जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमेशा अपनी तरफ से हमारे और आपके सामने, पॉलिसी मेकर्स के सामने डेटा प्रेजेंट कर रही है, डेटा रख रही हैं, जिसके आधार पर उन्हें कार्य करने की आवश्यकता। यह विषय, इसको हम जीएस पेपर 3, इसके साथ कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण जीएस पेपर 3, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट, फिर जीएस पेपर फॉर इथिक्स। आपसे पूछा गया था 2014 में एक केस स्टडी 2014 में कि भाई हम ना तो विकास को रोक सकते हैं और ना ही पर्यावरण को नुकसान होते देख सकते हैं। ऐसी फिजिबल स्ट्रेटजी या ऐसी साध्य रणनीति बनाइए जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें और विकास की प्रक्रिया को भी ना रोका जाए। ऐसी फिजिबल स्ट्रेटजी आपसे पूछा था, भाई कोई उपाय बताओ कि हम विकास भी ना रुके और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। ऐसा उपाय, यही उपाय है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो बैंकिंग पॉलिसी है, या हम कहें अच्छे टेक्निकल वर्ड में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वह इस प्रकार से बनाई जाए जिसमें ग्रीन जीडीपी की तरफ हम जाएं। यही है फिजिबल स्ट्रेटजी विकास और संरक्षण के बीच में सहयोग को ढूंढने की। तो यह विषय यानी एथिक्स के साथ भी गया। इसी के साथ एक और टॉपिक एथिक्स का यहाँ कनेक्ट होगा, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी पर्यावरणीय नैतिकता क्या, ये भी आपको सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक, अब यहीं से मैं कूद रहा हूं अगले टॉपिक में, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ा हुआ हूं। अब आप आइए जरा देखते हैं अगला टॉपिक आपके सामने। अमेजॉन वर्षा वन क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जो कि आप सबको पता है कि विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। तो ऐसे में अमेजॉन वर्षा वन, तो अब इसी के साथ मैंने यहां पर कनेक्ट किया है और यह टॉपिक भी जाएगा कि भाई आज एनवायरमेंटल एथिक्स को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, और फिर सिखाऊंगा कि एनवायरमेंटल एथिक्स की दृष्टि से अमेजॉन वर्षा वन का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। चूंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी पर्यावरणीय नैतिकता क्या है। दूसरा पूछा था इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, आपसे पूछा था, और फिर कहा था एक केस स्टडी या एक एग्जाम्पल के द्वारा अपनी बात को जस्टिफाई कीजिए। तो पर्यावरणीय नैतिकता क्या है आपको पता है। अब इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन नहीं करेंगे तो पर्यावरण और विकास के बीच के संबंध को हम संतुलित नहीं कर पाएंगे। और फिर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, अमेजॉन वर्षा वन पर एक केस स्टडी कराने जा रहा हूं आपको। तो उस क्वेश्चन में, अब क्योंकि अभी तक ये 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक 2014 में, एक 2016 में, अभी तक एनवायरमेंटल एथिक्स उसके बाद अछूता रहा है, यानी लगभग 8, अगर 14 वाला क्वेश्चन देखें 10 साल हो चुका है, एनवायरमेंटल एथिक्स पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना केस स्टडी ना थ्योरी। तो अब इसका मतलब है कि साल 2024 में ही संभावित है और 25 में भी। तो अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे से पकड़ेंगे और आप सबको मजा अपने अंदर महसूस करना है, क्योंकि इन सभी टॉपिक पर जो भी मॉडल क्वेश्चन है, जो भी, वो सब मैं एग्जाम हॉल गाइड में आपके सामने रख ही रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एग्जाम हॉल गाइड का। थैंक यू बच्चा लोगों। और थैंक यू इसलिए क्योंकि देखो, अगर आप मेहनत करते हैं और चीज़ें बेहतर ढंग से बच्चे उसको लेते हैं, तो कहीं ना कहीं, अब जैसे मेरे साथ क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता मिलती, मेरी लाइफ का ये शुरू से ही मैंने देखा, और शायद इसीलिए मेहनत करने की मुझे प्रेरणा हमेशा से रहती है कि भाई मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इतनी मेहनत करता हूँ तो इतना सा मिलता है। तो एग्जाम हॉल गाइड एक नए प्रकार का मेरा सोचने का नजरिया था। इसको मंथली भी हम निकालेंगे और सब्जेक्ट वाइज निकालेंगे, आपसे हम कह रहे हैं, यानी पॉलिटी, इकोनॉमी के इस प्रकार के 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, हम इस प्रकार का भी प्लान कर रहे हैं अभी से ही। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे, अभी से ही हम सभी टॉपिक को अलग कर रहे हैं। और हमारा अब एग्ज़ाम हॉल गाइड 6 महीने का भी होगा, 1 साल का भी होगा, और ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री ही है। तो ये सभी विषय जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये उसमें भी आएंगे। तो अब सबसे बड़ी आपकी चुनौती क्या समाप्त हुई है, ये जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस, अब आपको नोट्स बनाने की चिंता से मैंने मुक्त कर दिया। आपने सब नोट्स क्या बनाए,
अब लो भैया, नोट्स भी बना बनाया दे रहे हैं। अब आपका काम क्या है? केवल लेक्चर को सुनना और ऑब्जर्व करना। मैं फिर से कह रहा हूं, लेक्चर में जो बातें हैं कि एक एक फैक्ट बेकार हैं। 150 वर्ड में, 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। यार 150 शब्द, 250 शब्द क्या ही होते हैं, शुरू करो खत्म हो जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? हमारे टाइम में 600 वर्ड में एक क्वेश्चन लिखना होता था, तो शुरू करो खत्म होता नहीं था, तकलीफ होती थी हम लोगों को, तो थोड़ा घसीटा वसीटा लग जाता था। लेकिन आपके टाइम पे हर चीज को बहुत होता ना कंसाइज वे में आपको तैयार करना, वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं एग्जाम हॉल गाइड में। और इसका मतलब है कि आप अब पूरे एक वर्ष के कंटेंट को एकदम से अपने पास कॉम्प्रेस रूप में पाएंगे। और आप इस लेक्चर को मेरे केवल सुनिए, मेमोराइज कीजिए। अच्छा सर ये बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में पॉइंट आया कि नहीं आया? यानी लड़ो मुझसे। क्या करो? लड़ो मुझसे, अपनी कोच से लड़ो। अच्छा सर ने बोला सिकल सेल डिजीज बर्डन, ठीक है यार, ठीक ही बोला, ऐसा तो कोई बहुत भयानक पॉइंट है नहीं। मेरे भी दिमाग में अभी तो नहीं आया, लेकिन आ सकता था। तो कल कोई टॉपिक आए हेल्थ पे ऐसे मुस्कुराओ डिजीज बर्डन, गुरुजी बोल नहीं रहे, भूल गए, लेकिन इसमें भी डिजीज बर्डन आएगा। ये आपकी लड़ाई है मुझसे, ठीक है? यानी अपने आप को इतना मैच्योर कर लो कि पूछो क्या पूछोगे, हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने की स्थिति में आप आ जाओगे। तो अब मैंने आपका नोट्स बनाने का टाइम रिड्यूस कर दिया है। यानी आप लोग कहते हैं सर 4 घंटा लग जाता था, तो अब 4 घंटा नहीं, केवल 2 घंटे लेक्चर एंजॉय करो। लेकिन 2 घंटे से कम इसको एंजॉय मत करो, क्योंकि इतने टॉपिक अगर मैं लपेट दूंगा तो लपेटना किसी भी टीचर के लिए बाएं हाथ का खेल है। और मैं जैसे चाहूं इसको वैसे आपको ऑब्वियस है यानी करा सकता हूं, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? आराम से हम चलेंगे इस पे, जिससे हम सीखें। जहां पर भी सीखने का मौका मिले, चाहे कितना भी समय लगे, आपको सीखने पर अधिक फोकस करना चाहिए। तो अमेजॉन वर्षावन, और इसी के साथ निबंध भी करेंगे कि धारित आर्थिक विकास के लिए यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण यानी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन यानी संरक्षण महत्वपूर्ण है, यह विषय भी करेंगे। इसके साथ इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी पारिस्थितिक विचार भी आपको समझाएंगे कि यह किस प्रकार से विकास में बाधक नहीं होता है। और ये जो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन है, स्वाभाविक रूप से यही इन्वायरमेंटल इथिक्स भी है कि नहीं बच्चे? जो हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये किस रास्ते आएगा? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक साध्य है, एंड से है, गोल है, लक्ष्य। साधन क्या है? एनवायरमेंटल एथिक्स के द्वारा हम यहां तक पहुंचेंगे। तो यह विषय आपके सामने। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है, मुंबई में नमक पैन, यानी मुंबई में एक एरिया है जिसे हम साल्ट पैन एरिया कहते हैं। उस साल्ट पैन एरिया में भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, और यहां पर भी विकास और पर्यावरण के मध्य का ही द्वंद्व छुपा हुआ है। क्या है? विकास और पर्यावरण के मध्य का द्वंद्व छुपा हुआ है। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं एथिकल डायलेमा भी आपको समझाऊंगा, यानी नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा मतलब क्या? दो चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण है, अब आपको चुनना है किसको चुने। एथिकल डायलेमा मतलब क्या हो गया? नैतिक दुविधा मतलब दोनों चीजें करनी अच्छी हैं, अब इनमें से हम किसको चूज करें। तो आज ये चुनाव मतलब आपको समझाऊंगा कि सरकार ने और मुंबई सरकार मतलब सॉरी महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप ने फैसला लिया है कि इस एरिया में वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो दोनों बातें एथिकल डायलेमा है, लेकिन सरकार ने किसको चूज किया उस एथिकल डायलेमा में कि भाई हाँ पर्यावरण को नुकसान होगा, साल्ट पैन एरिया को अगर नुकसान होता है तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने चूज कर लिया। चूज क्या किया कि भाई हमें डेवलपमेंट को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। अब इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और ऑब्वियस है 9/11 का हमला 23 साल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ओसामा बिन के बारे में आपको, यानी 9/11 के बाद विभिन्न देशों की आतंकवाद की नीतियां कैसे बदली, जिसमें भारत की नीति कैसे बदली, ये मैंने एक पैराग्राफ बढ़िया सा दिया हुआ, बाकी तो बेकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। और